अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर हमारा पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 6 का 6.1। उसमें मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी और एक टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वाइटल फोर्स थ्योरी और उसकी रिजेक्शन और रिजेक्शन किस तरह से हुई और कैसे हुई थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यही बताया था कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कार्बन के लिए कुछ बातें मैंने आप लोगों को नोट करवाई थी, वो भी आप लोगों को अगर अच्छी से याद हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक में बेटा पिछले लेक्चर से मैंने आपको बताया था, पिछला लेक्चर रिलेटेड होता है अगले लेक्चर से। ठीक है, आगे टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बता दूं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है बेटा। उसके लिए हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 6.2। ठीक है बेटा, कार्बन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक्स जो पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात बेटा, जितने भी कार्बन से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, इतने सारे क्यों हैं? क्योंकि कार्बन एक खास प्रॉपर्टी शो करता है बेटा। उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। ठीक है, ये खास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है पहले मैं आपको समझा दूं। आपने कभी भी ऐसा कोई बॉन्ड नहीं देखा होगा कि सोडियम मिलकर एक चेन बना रहे हैं या मैग्नीशियम मिलकर एक चेन बना रहे हैं, ऐसा भी कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि कार्बन कार्बन मिलकर एक चेन बना रहे हैं और एक बॉन्ड बना रहे हैं बेटा। इसी तरीके से सिलिकॉन भी बनाता है। ठीक है, सिलिकॉन की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही एटम के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाता है। एक लिंक होने के बाद क्या करता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है और डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कार्बन के पास भी वो प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। यानी वो अपने ही एटम, एक एटम है वो अपने ही तरह के दूसरे एटम से मिलकर क्या करे, एक लॉन्ग चेन बना ले। अदर एटम्स कुछ भी हो सकते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था हर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसीज होती हैं। 4 वैलेंसीज में से एक वैलेंसी या 2 वैलेंसीज कार्बन से, यहां पर ये वाला कार्बन इस कार्बन से एक वैलेंसी कर रहा है और ये वाला कार्बन जो है वो इससे और इससे मिलकर 2 वैलेंसीज को अपने ऑक्यूपाई कर रहा है। इसकी जो 3 वैलेंसीज है बेटा वो कुछ भी हो सकती हैं। उसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, उसके साथ कार्बन भी हो सकता है, उसके साथ और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से कोई भी चीज यहां लगी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो चेन बनाने का प्रोसेस है, कार्बन कार्बन लिंक होकर जो एक पूरा आपके पास बॉन्ड बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं बेटा, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन की डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, डेफिनेशन आपको लिखी हुई आपको नोट्स के अंदर भी मिल जाएगी, खुद भी आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल सी डेफिनेशन नहीं है। कार्बन सेल्फ लिंक करके क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है बेटा, इनके नेम्स होते हैं, इनकी नेमिंग्स होती हैं। नेमिंग्स किस तरह से होती हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम यहां पर जो नेमिंग्स पढ़ते हैं बेटा, वो सारी एक इंटरनेशनल प्रोसीजर के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एक यूनियन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं IUPAC, IUPAC भी कहा जाता है इसको। इसकी मैं कंप्लीट फॉर्म आपके पास यहां लिख देता हूं बेटा। I जो है वो है फॉर इंटरनेशनल, U से आपके पास क्या आता है, यूनियन ऑफ, P से आपके पास क्या आता है, प्योर, एंड A फॉर आपके पास क्या आ गया, अप्लाइड, और C से आपके पास क्या आ गया, केमिस्ट्री। यहां पर ये जो
इंटरनेशनल का आई है, ये ऊपर मौजूद है, यूनियन का यू, प्योर का पी, अप्लाइड का ए और सी फॉर केमिस्ट्री। तो ये IUPAC नेमिंग्स कहलाती हैं। IUPAC सिस्टम कहलाता है जिसके तहत हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिलहाल हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी फुल फॉर्म है IUPAC की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा इंटरनेशनली पूरे दुनिया में एक रूल बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है कि हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग, क्योंकि देखें मैंने क्या बताया आपको, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब हर किसी के नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, हर कंपाउंड का नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक तरीका रख दिया कि आप सिर्फ कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें और आप उस कंपाउंड का नाम बता देंगे। यानी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आप खुद ब खुद उसका नाम क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं IUPAC के तहत। बेटा IUPAC नेम पूरी दुनिया में एक ही होगा। अगर मान लो एक ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम मान लेते हैं इथानोइक एसिड, क्या नाम रखा हुआ है, इथानोइक एसिड है। क्या चलें इसको भी छोड़ें, हमारे घर में विनेगर होता है, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बेटा आपको पता है एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड, बेटा एसिटिक एसिड को कई जगहों पर विनेगर के तौर पर भी हम नाम लेते हैं, विनेगर भी कहते हैं, और विनेगर के साथ साथ उर्दू में उसको हम सिरका भी कहते हैं। तो उसके डिफरेंट नेम्स हैं बेटा, ये कॉमन नेम्स कहलाते हैं। किसी भी कंपाउंड के दो तरह के नेम हो सकते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम पूरी दुनिया में एक जैसा रहेगा। अब जैसे एसिटिक एसिड है, उसका बेटा IUPAC नेम होता है मीथानोइक एसिड। क्या नाम होता है उसका IUPAC, मीथानोइक एसिड। कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। अब ये पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी केमिस्ट्री की फील्ड वाले से अगर आप कहेंगे मीथानोइक एसिड, तो वो समझ जाएगा किसकी बात कर रहे हैं। अब वो चाहे चाइनीज हो चाहे कोई भी हो, जो केमिस्ट्री की फील्ड से रिलेट कर रहा है, आप उसको जाकर बताएं मीथानोइक एसिड, तो वो समझ जाएगा किसकी बात कर रहे हैं, हमें क्या चीज चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप जाके किसी अंग्रेज को बोलें सिरका दे दो, तो जाहिर सी बात है वो समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी लैंग्वेज नहीं, और हम यहाँ पर कॉमनली कहते हैं उसको, ठीक है। कॉमन नेम्स हैं, कॉमन नेम्स में बेटा डिफरेंट होते हैं। कमर्शियल नेम होता है, एक होता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं घर वगैरह में, तो वो एक बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं IUPAC नेम। बेटा IUPAC नेम होने के लिए, यानी किसी भी कंपाउंड का जो नेम हम देते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, यानी कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे नेम का, हमें पता कैसे होगा कि कार्बन्स के साथ हम नेम्स कैसे करते हैं। बेटा सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए ना, वो IUPAC में नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा कार्बन एटम्स तो कुछ भी हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी चेन भी हो सकती है, ठीक है, 1000 एटम्स भी हो सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, और एक एटम भी हो सकता है किसी कंपाउंड के अंदर। डिपेंड्स ऑन कंडीशन के आपके पास किस तरह का वो कंपाउंड है। तो अब जाहिर सी बात है हम सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के नाम नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ के पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहली बात, इस जो नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, इसको लैटिन वर्ड में नाम दिया जाता है अल्क का, ALK, अल्क। याद रखिएगा, आपको इससे कुछ नाम याद आ रहे होंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, क्यों होते हैं उनके नेम वो बाद में देखेंगे। बेटा हर कंपाउंड से पहले अल्क लगा हुआ है। अल्क क्या डिसाइड करता है, नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं उस कंपाउंड के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, अल्क कहते हैं, जनरली अल्क कहा जाता है, ठीक है। अब आपके पास कितने कार्बन एटम्स हो सकते हैं, बेटा आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है, यानी कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ने, हम टोटल 10 कार्बन्स, वो भी बहुत मुश्किल से आते हैं, तो हम 10 कार्बन्स के नेम्स पढ़ेंगे। तो मैं यहां पर टोटल आपके पास 10 कार्बन एटम्स लिख रहा हूं, C8, C9, नीचे लिख देता हूं C10, ठीक है। अगर कंपाउंड में एक एटम मौजूद है कार्बन का,
तो बेटा एक एटम को हम कहते हैं मीथ। वहां आप नजर आ रहा होगा आपको, यहां मैंने स्टार्टिंग में नेम लिखा है मीथ, यानी इस चीज से आपको अंदाजा हो गया कि मिथानोइक एसिड जो होता है वो एक कार्बन वाला होता है। मिथानोइक एसिड क्या होता है? एक कार्बन वाला होगा, ठीक है। दो कार्बन्स में को हम कहते हैं बेटा ईथ। ये ऐसी चीज है जो आपके फिंगर टिप्स पे हमेशा होनी चाहिए। जब मैं आपसे कहूं ना बेटा दो कार्बन को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए ईथ है। तीन कार्बन को क्या कहते हैं, आपको फौरन आपका जवाब होना चाहिए बेटा प्रॉप कहते हैं, और बहुत आसान से नाम है, याद भी हो जाते हैं आराम से। चार कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट पढ़ते हैं बेटा, इसको बट नहीं पढ़ते, ब्यूट होगा 4 कार्बन। 5 कार्बन को बेटा हम पढ़ते हैं पेंट। 6 कार्बन्स को हम पढ़ते हैं हैग्स। 7 कार्बन्स को बेटा हम पढ़ते हैं हैप्ट। 8 कार्बन्स को ऑक्ट पढ़ा जाता है। 9 कार्बन्स को नॉन पढ़ा जाता है, और 10 कार्बन्स को बेटा हम पढ़ते हैं डैक, नॉट डैस। डैक होगा नॉन ऑक्ट हैप्ट, मीथ, एग, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। ठीक है, तो ये 10 कार्बन एटम्स के फिलहाल बताए हैं, क्योंकि 10 से ज्यादा आपके कोर्स में पूछा नहीं जाता, इससे ज्यादा कार्बन एटम्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज अल्क? अगर आपसे पूछा जाए भाई नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं, आप कहेंगे अल्क होते हैं। अब कितने कार्बन हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। हर कार्बन एटम्स के मैंने आपको नाम बता दिए कि अगर कंपाउंड में 1 कार्बन होगा तो मीथ, 2 होंगे तो ईथ, 3 होंगे तो प्रॉप। इस तरह से आप नाम को याद कर लें, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। अच्छा, एक और बात बेटा, जो जितने भी मैं IUPAC नेमिंग्स के बारे में बताऊंगा वो आप लोगों को नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा। नेमिंग्स और रिएक्शंस आप लोगों ने क्लास लेक्चर से ही करने हैं, तो एक बार आप लोग यहां से लिखते जाइएगा जो भी पढ़ते जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 60-70% काम जो होता है वो यहीं पर होगा, बाकी 30-40% काम जो होगा वो नोट्स के अंदर मौजूद है। 30-40 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, कम ही होता है इससे, ठीक है। तो यहां पर अभी हम आगे चलते हैं इसमें। बेटा कैटिनेशन के बाद, कैटिनेशन बता दिया आपको, नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता दिया। अब हमें एक ग्रुप पढ़ना है बेटा जिसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। बेटा अल्काइल ग्रुप, देखिए किसी भी कंपाउंड का जो नेम होता है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे किसी भी हम में से किसी का भी नाम होता है, जैसे मेरा नाम है जुनेद अख्तर। अब जुनेद मेरा जो है वो क्या है, मेरा अपना नेम है, अख्तर मेरा सरनेम है, फैमिली नेम कह सकते हो आप, फैमिली की पहचान होती है। नाम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपना नाम होता है, जैसे कंपाउंड का भी यही होगा, एक अपना नाम होगा और एक उसका फैमिली नेम होगा। तो बेटा जितने भी नेम्स है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये देखिएगा, अल्क यहां से है, क्या होते हैं? नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और बेटा दूसरा जो पार्ट है इसका YL, ये इसकी फैमिली का नेम है। हर अल्केन में क्या होता है, जैसे अल्केन लिखते हैं हम, अल्केन, अल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एन क्या है? फैमिली नेम है। इसी तरीके से अल्कीन, अल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इन क्या है? फैमिली नेम है। अल्काइन के अंदर भी यही होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ये ग्रुप मैं आपको बता रहा हूं, पहले क्यों बता रहा हूं अभी आपके समझ में आ जाएगा। ये एक ऐसा ग्रुप, जैसे ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए नेम्स, वैसे ही अल्काइल ग्रुप के बारे में आपके जो है फिंगर टिप्स पर होना चाहिए कि व्हाट इज अल्काइल ग्रुप। बेटा अल्काइल ग्रुप को जाहिर किया जाता है R से। आपके कोर्स में अल्काइल ग्रुप को किससे जाहिर किया गया है? R से जाहिर किया गया है। जनरली भी R से जाहिर करते हैं। जब किसी भी चीज के आगे नाम लगा हुआ हो ग्रुप, तो याद रखिएगा वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा, ठीक है। अभी आगे हम कार्बोनाइल ग्रुप भी पढ़ेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कंबाइंड होता है किसी के साथ। यानी आपके पास अल्काइल ग्रुप भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ कंबाइन होगा, ठीक है।
अल्काइल ग्रुप कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ कंबाइन होगा। तो बेटा जब भी हम किसी ग्रुप को जाहिर करते हैं ना तो हम इस तरह से डैश डाल देते हैं इसके साथ। बेटा ये कुछ बच्चे -r पढ़ लेते हैं, नॉट -r। ये बॉन्ड शो करता है कि इसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाएगा या फिर सिंगली एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ r लिख देता तो इसका मतलब क्या होता कि वो सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अल्काइल ग्रुप होता क्या है बेटा? अल्काइल ग्रुप का दूसरा नाम होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ग्रुप भी कह सकते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर, जो इंट्रो लेक्चर था, इंट्रो सेशन के अंदर वहां बताया था। क्या हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? चेन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या मौजूद हो? चेन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो यहां हाइड्रोकार्बन्स तो हैं, चेन ऑफ हाइड्रोजन कार्बन होगी लेकिन स्टेबल नहीं होगी बेटा। वो किस फॉर्म में होगी? ग्रुप फॉर्म में होगी, ग्रुप के फॉर्म में होगी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी R के अंदर सिर्फ क्या होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन। तो बेटा इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों ने याद करना है। क्या है? CnH2n+1। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? उनको किससे जाहिर किया जाता है? R से, ठीक है। उनका जनरल फॉर्मूला, सॉरी होते क्या हैं वो? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स। उनका जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? CnH2n+1। याद कर लीजिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1। अब जरा मैं इस फॉर्मूले को आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा CnH2n+1 का मतलब ये है जितने कार्बन एटम्स होंगे ना वो n होगा। जितने कार्बन एटम्स होंगे वो क्या कहलाएगा? n। आप इस सिंपली n को कह सकते हो अल्क। व्हाट इज अल्क? अभी थोड़ी देर पहले बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे उसको हम क्या कहेंगे? n, ठीक है। अब ये ग्रुप बनते कैसे हैं कि जितने कार्बन एटम्स होंगे ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दो, उतने हाइड्रोजन होंगे इसके अंदर। करके देखते हैं सॉल्व। मान लो मैं यहां पर बना रहा हूं n = 1, n = 2, n = 3। आप 10 तक बना सकते हैं, मैं 4 बना रहा हूं फिलहाल, ठीक है। यानी एक ऐसा अल्काइल ग्रुप बनाना है जिसमें n कितना हो? 1। n का मतलब क्या है बेटा? अल्क, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर 1 पुट करता हूं n की जगह तो बेटा C तो C रहेगा, ठीक है। चले मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आगे पुट करके आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहां भी लिख देता हूं CnH2n+1, 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 ठीक है। यहां पर जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो बेटा C तो C रहेगा, 1 लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे लिखते नहीं है, 1 होता है तो H2 × 1+1 ऐसा ही होगा। चलो मैं यहां भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। C1H2 × 1+1। इसी तरीके से यहां क्या होगा? C2H2 × 2+1। यहां क्या होगा? C3H2 × 3+1। और यहां क्या होगा? C4H2 × 4+1, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं सबको तो आंसर्स यहां पर क्या आएंगे? बेटा C1 को C लिख सकते हो, 2 1 2 + 1 कितना हो गया? 3, तो CH3। इसको सॉल्व करते हैं। C2 आ जाएगा, 2 2 4 + 1 कितना हो गया? 5, C2H5। C3 एज इट इज आ जाएगा, H2 3 6 और 1 7। इसी तरीके से यहां पर C4 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 8 और 1 9। फॉर्मूलाज बहुत आसान सी बन गए, छोटे से हैं। आप 5 6 7 8 9 10 10 तक आप लोग बना सकते हैं। 9 उनके नेम्स भी अब मैं आपको बताता हूं कैसे लिखते हैं।
क्लियर हो गई ये वाली बात? बेटा CH3 का नाम क्या होगा IUPAC की तहत? अगर IUPAC हमें कहे कि भाई इनके नाम लिख के दिखाइए, तो आप नाम कैसे लिखेंगे? बेटा हमेशा पहले नंबर ऑफ, देखें इसका नाम क्या है, जनरल अल्काइल है, पहले क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम का नाम लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम का। फिर किसका नाम लिखेंगे? इसका फैमिली नेम, क्या लगा देंगे आगे? YL। तो बेटा एक कार्बन एटम का नाम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया मीथ। 2 कार्बन एटम का नाम क्या होता है? ईथ। 3 कार्बन एटम्स का नाम क्या होता है? प्रॉप। 4 कार्बन एटम्स का नाम क्या होता है? ब्यूट। सबके क्या करें मैंने? कार्बन एटम्स के नाम लिख दिए। क्या सबकी फैमिली सेम है? कैसे पता चलेगा बेटा सबकी फैमिली सेम है या नहीं है? वो हमें पता चलेगा इस फॉर्मूले से। जनरल फॉर्मूला अगर सबका सेम है तो उन सबकी फैमिलीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। जनरल फॉर्मूला सेम है तो फैमिलीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। और जब फैमिली सेम है तो फैमिली नेम सबका क्या आएगा बेटा? यहां से उठाएंगे YL, क्योंकि हम फॉर्मूला भी इसका लगा रहे हैं। तो बीट के बाद यहां कौन आ जाएगा? YL। यहां भी YL, इधर भी YL और यहां भी YL। तो बेटा CH3 का नाम क्या बना? मिथाइल। C2H5 का क्या नाम बना? इथाइल। C3H7 का नाम क्या बना? प्रोपाइल। और C4H9 का नाम क्या बन गया? ब्यूटाइल। बेटा ये मैंने क्या बताया आपको, इनका नाम खाली नहीं लिखा जाता, इनको आगे या तो आप ग्रुप्स लिख दें या क्या लिख दें? रेडिकल्स लिख सकते हैं। मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल और ब्यूटाइल रेडिकल। क्यों रेडिकल्स लिखे हैं? क्योंकि अभी ये सिंगल फॉर्म में है। यानी देखिए थियोरेटिकली तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ना हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अल्काइल ग्रुप के बिना आप लोग नहीं पढ़ सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। 2-3 बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, किससे जाहिर करते हैं, होता क्या है और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है बेटा, अल्काइल ग्रुप क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है? किसी भी कंपाउंड की पहचान उसके फैमिली नेम से होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर में इंक नहीं है कोई भी, ये नया मार्कर है, इसमें कोई इंक नहीं डली हुई, तो आप इस मार्कर को क्या कहोगे? कि ये मार्कर ब्लैक है, ब्लू है, या ग्रीन है, या रेड है, या कोई और कलर है? क्या आप इसका कोई नाम दे सकते हो? इस मार्कर की कोई पहचान होगी कि भाई ये इस कलर का मार्कर है? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, क्योंकि जब इसमें इंक ही नहीं है कोई तो लाजमी सी बात है इसकी पहचान नहीं है। अभी इसमें ब्लैक इंक डली हुई है तो मैं कहूंगा ब्लैक मार्कर है, इसमें रेड डली हुई तो रेड मार्कर है, इसमें ब्लू इंक है तो कौन सा मार्कर होगा? ब्लू मार्कर। इसमें ग्रीन इंक है तो इसको ग्रीन मार्कर कहेंगे। लेकिन इनमें किसी में भी अगर कोई भी इंक नहीं होती, ये बिल्कुल नया मार्कर होता जिसमें कोई इंक कभी नहीं डली, तो फिर हम इसको, इसकी पहचान नहीं, हम सिर्फ कहते हैं मार्कर है। तो बेटा कंपाउंड भी ऐसे ही होते हैं। अब ये कंपाउंड है ना, इसकी कोई पहचान ही नहीं है, मैं कहूंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी। क्या नाम है? नहीं बता सकते। कैसे पता चलेगा? जब हम इसका कोई रिएक्शन करवाएंगे तो हम बता देंगे। अब कोई नई चीज, कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता है, कंपाउंड डिस्कवर तो हो गया, पता नहीं है क्या है, कैसे पता लगाते हैं? केमिकल रिएक्शन करके पता लगाते हैं। फिर हम उससे देखते हैं कि बेटा वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है और वो किस फैमिली का कंपाउंड है। तो इसी तरह से आर की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। आर सिर्फ क्या चीज है? आर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन है। बेटा आर की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा ना, ऐसे समझो इसको, बहुत आसान तरीका, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मार्कर आपके पास जब खाली है, इसमें कोई इंक नहीं है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम इसको आर कहेंगे, ये हाइड्रोकार्बन है। अब इस मार्कर में अगर मैं ब्लू इंक डाल दूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा। तो इस मार्कर की आइडेंटिटी कौन लेकर आया है? ब्लू इंक लेकर आया है। ठीक है, अगर मैं इसमें रेड डाल दूंगा तो ये रेड मार्कर हो जाएगा, इसमें अगर मैं ग्रीन डाल दूंगा तो ग्रीन मार्कर हो जाएगा। तो बेटा इस मार्कर की आइडेंटिटी कौन डिसाइड कर रहा है? इसकी इंक डिसाइड कर रही है कि इसमें आप जो इंक डालेंगे ये मार्कर उसी कलर का हो जाएगा।
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस मार्कर की आइडेंटिटी कौन डिसाइड कर रहा है? इंक डिसाइड कर रही है कि इंक हम जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो क्या होगा आपके पास, इस मार्कर की आइडेंटिटी को बता देगा कि ये मार्कर वैसा ही हो जाएगा। इसी तरह बेटा आर जिस चीज के साथ जुड़ा होता है वो इस आर की आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करता है। बेटा जो चीज इस आर की आइडेंटिटी को डिसाइड करता है वो कहलाता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा है बेटा? मैं कहूं इस मार्कर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? इस मार्कर का फंक्शनल ग्रुप तो आप कहेंगे रेड इंक है। क्यों है? क्योंकि मार्कर की आइडेंटिटी कौन डिसाइड कर रहा है? रेड इंक कर रहा है। इस मार्कर की आइडेंटिटी कौन डिसाइड कर रहा है? ब्लू इंक, तो ब्लू इंक को हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। इसी तरह से बेटा आर के साथ जो चीज कंबाइन होती है वही उसकी आइडेंटिटी डिस्क्राइब करती है, वो चीज कहलाती है फंक्शनल ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस कर रही है। आपको अगर फंक्शनल ग्रुप्स याद नहीं हो, फंक्शनल ग्रुप्स क्लियर नहीं होंगे, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। कुछ भी कर लें आप नहीं पढ़ सकते, जितना रट्टा लगा लें, पूरी बुक याद कर लें, आपको अगर फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आया आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है? पहली बात तो उसके लिए याद करो, फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड की आइडेंटिटी। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखता हूं आपको। ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या बताता है? सबसे पहले कंपाउंड की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ अ कंपाउंड होता है, ठीक है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बेटा जब केमिकल रिएक्शन करवाओगे ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो कभी भी आर उसमें हिस्सा नहीं लेगा, आर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी मैं करके आपको दिखाता हूं। यहां पर एक बेटा CH3Cl, इट्स मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मिथाइल कौन है? मिथाइल को आर कह सकते हो। कंपाउंड के कौन से दो पार्ट हो गए? एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा आर यानी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो CH3 इज हाइड्रोकार्बन, Cl इज फंक्शनल ग्रुप। Cl क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के अलावा जो भी चीज होगी वो फंक्शनल ग्रुप होगी। हाइड्रोकार्बन, अच्छा हाइड्रोकार्बन का एक डिफरेंट केस आता है, वो बाद में बताऊंगा, अल्केन एल्कीन एल्काइंस के अंदर, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। हाइड्रोकार्बन के अलावा जो दूसरी चीज होगी वो क्या होगी? फंक्शनल ग्रुप होगी। तो यहां पर CH3 इज हाइड्रोकार्बन, Cl इज फंक्शनल ग्रुप। इसको अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं बेटा H2 से, तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ जाती है निकेल या प्लैटिनम। सब याद होगा, अभी सब बताऊंगा आगे जब हम चैप्टर 7 रिएक्शंस करवाएंगे, सब कुछ बताऊंगा क्या क्या चीजें याद करनी है और क्या क्या चीजें आपको समझनी है। 150 से 300 डिग्री बेटा टेम्परेचर रखना पड़ता है। होता क्या है कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है, वो CH3 के साथ मिल जाता है। क्या होगा? H2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, CH3 के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा? CH4। एक हाइड्रोजन निकल गया, बचा क्या यहां पर? एक हाइड्रोजन, और यहां क्या बचा? Cl। बेटा वो Cl चला जाता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ और क्या बन जाता है? HCl। तो बताइए बेटा केमिकल रिएक्शन में किसने पार्ट लिया? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाइड्रोकार्बन ने लिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हाइड्रोकार्बन ने नहीं लिया। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली यहां पर ये जो था ये कुछ इस तरह से था। मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। H2 बेटा ऐसा होता है। हुआ क्या कि जो H है इसने इस Cl के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया? मैं यहां पर पहले लिख देता हूं HCl, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ Cl के साथ, इसके साथ कौन आके अटैच हो गया? पहले से 3 हाइड्रोजन मौजूद थे बेटा, अब क्या होगा? मैं यहाँ पर चौथे हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को यहां पर भी रेड से जाहिर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला हाइड्रोजन आगे कंबाइन हो गया। तो अब बताइए रिएक्शन में किसने पार्ट लिया? रिएक्शन में पार्ट लिया इसने। बेटा इसकी तो बात ही नहीं हो रही ना सेकंड कंपाउंड की, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस कंपाउंड के सिर्फ और सिर्फ किसने पार्ट लिया? Cl ने। तो पहली चीज तो मैंने बता दी हाइड्रोकार्बन के अलावा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। और दूसरी चीज क्या बताई? टेक पार्ट इन
केमिकल रिएक्शन, तो दूसरी बात भी यहां से मैंने आपको प्रूव कर दी कि पार्ट कैसे लेता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। फंक्शनल ग्रुप के लिए दो बातें याद करनी, कौन कौन सी बातें? फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? हाइड्रोकार्बन को अपनी प्रॉपर्टी दे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी होगी वो ही किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी फिर उस आर की। यहां पर आर क्या है? आर के साथ कौन लगा हुआ है? हैलोजन, Cl हैलोजन होता है ना, तो बेटा ये हालाइड्स बन जाएंगे, इनको हम हालाइड्स कहते हैं। अगर इसी CH3 के साथ OH जुड़ जाता, इसी CH3 के साथ क्या जुड़ जाता? OH, तो बेटा ये अल्कोहल बन जाता। वहां क्या था? हालाइड, यहां क्या बन गया? अल्कोहल। चेंज क्या हुआ है? OH, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है। ठीक है, इसी CH3 के साथ COOH लगा दूं, अब ये फंक्शनल ग्रुप है। अभी आगे आते हैं, तो बेटा ये बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातों को जमा कर दिया मैंने बहुत आसान करके। अब मैं सिंप्लीफाई करके इस बात को बता रहा हूं बेटा। आर की कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, आर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा किसको? आर को। जो चीज आर के साथ जुड़ी होती है बेटा वो क्या होती है? कहलाती है फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता है किसको? आर को। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड किसको करता है? आर को। इस आर की प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? फंक्शनल ग्रुप। इस मार्कर की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? इसके अंदर मौजूद इंक के ऊपर। ठीक है, इंक चेंज करोगे मार्कर चेंज हो जाएगा। इसमें मैं रेड इंक डाल दूं तो रेड मार्कर हो जाएगा, इसमें अगर मैं ब्लू इंक डाल दूं तो ब्लू मार्कर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप की बात दूसरी क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। उसको मैंने आपको प्रूफ यहां पर भी दे दिया। ठीक है बेटा, बहुत से फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके कोर्स में, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था फिलहाल मैंने आपको जो बताया है वो आर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बता दिया है। नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं, रेडिकल्स के बारे में बता दिया, तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार आप काम देख लें, इसको अच्छी तरीके से अपने जहन में रख लें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को उम्मीद है ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से इस लेक्चर को अगर 2 बार जरूरत पड़े आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी बेटा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स और कैसे उनकी पहचान होती है। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। लेक्चर नंबर 6.2 आपका खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा और अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी भी होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। थैंक यू सो मच।